चलिए एक मंजर की कल्पना करते हैं। एक कमरा है, अंधेरा है और बस एक नीली सी रोशनी किसी के चेहरे पर पड़ रही है। ये रोशनी एक स्मार्टफोन की है और इसे थामे हुए हैं एक बच्चे के नन्हे हाथ। उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चल रही हैं, आंखें एक ऐसी दुनिया में खोई हुई हैं जो उसकी मुट्ठी में कैद है। ये तस्वीर आज दुनिया भर के लाखों घरों में सच है और यही तस्वीर एक बहुत बड़ी और काफी उलझी हुई बहस को जन्म दे रही है। देखिए, सोशल मीडिया आज बचपन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसे आप अलग कर ही नहीं सकते। लेकिन ये सिर्फ एक ऐप नहीं है। ये प्लेटफॉर्म्स तो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर सकें। मतलब अनंत स्क्रॉल, लाइक्स और नोटिफिकेशंस के जरिए हर एक स्वाइप, हर एक लाइक दिमाग में डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देता है, जिससे इसे छोड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इसी डिजिटल भूल भुलैया पर लगाम कसने के लिए साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया। उसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए देश भर में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। अब ये एक ऐसा कदम है जिसने दुनिया भर के माता-पिता, पॉलिसी बनाने वालों और बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल ये उठता है कि सरकारें आखिर इतने कड़े कदम क्यों उठा रही हैं? वो इसलिए क्योंकि स्क्रीन की इस चमकीली दुनिया के पीछे कुछ गहरे और डॉक्यूमेंटेड खतरे छिपे हैं। हम यहाँ साइबर बुलिंग, यौन शोषण और खतरनाक ऑनलाइन चैलेंजेस जैसे गंभीर खतरों की बात कर रहे हैं जिनका सामना आज के बच्चे कर रहे हैं। अगले कुछ स्लाइड्स में हम इन्हीं वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस ग्लोबल मूवमेंट को हवा दे रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिमाग पर पड़ने वाले असर की। लगातार आते नोटिफिकेशंस और छोटे छोटे वीडियोस बच्चों की ध्यान लगाने की क्षमता को, उनके कंसंट्रेशन को खत्म कर रहे हैं। इससे न सिर्फ स्कूल में उनका प्रदर्शन गिर रहा है, असर सिर्फ मानसिक नहीं है, शारीरिक भी है। घंटों तक एक ही जगह बैठे रहने से मोटापा बढ़ता है और देर रात तक स्क्रीन देखने से नींद का पूरा साइकिल बिगड़ जाता है। इससे भी बढ़कर फिल्टर की हुई तस्वीरों की दुनिया असल जिंदगी से बहुत दूर ले जाती है, जिससे आमने सामने का मिलना जुलना, जो सोशल इंटरैक्शन है, वो कम हो जाता है। शहरों में आईपैड किड का जो बढ़ता चलन है, वो इसी सामाजिक अलगाव का एक प्रतीक बन गया है। और फिर आता है सबसे बड़ा खतरा, ऑनलाइन शोषण का। इस गुमनाम दुनिया में बच्चे साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शिकारियों का आसान निशाना बन जाते हैं। तो समाधान बड़ा सीधा लगता है ना? बस इन प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दो। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और इस बैन के भी अपने कुछ ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में सोचा नहीं गया। जरा इस टेबल पर गौर करिए। एक तरफ तो बच्चों को बचाने का नेक इरादा है, तो दूसरी तरफ उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठ जाता है। और सबसे बड़ा डर ये है कि मुख्य धारा के प्लेटफॉर्म से बैन होने के बाद बच्चे शायद डार्क वेब जैसी जगहों पर जा सकते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वो छिपा हुआ हिस्सा है जिसे अक्सर अवैध गतिविधियों जैसे ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तकनीकी हकीकत तो ये है कि आज के बच्चे बहुत टेक सेवी हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या VPN जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो किसी भी बैन को आसानी से पार कर सकते हैं। और अगर सरकारें उम्र की पुष्टि के लिए बहुत सख्त तरीके अपनाती हैं, तो फिर करोड़ों लोगों के निजी डेटा की सुरक्षा पर एक नया सवाल खड़ा हो जाएगा। तो दुनिया भर के देश इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं? चलिए अब भारत के उदाहरण से समझते हैं। भारत ने एक झटके में बैन लगाने के बजाय पिछले 2 दशकों में धीरे धीरे एक के बाद एक कदम उठाकर एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा तैयार किया है। इस टाइमलाइन पर ध्यान देते हैं। ये भारत के लगातार विकसित होते अप्रोच को दिखाता है। साल 2000 के IT एक्ट से शुरुआत हुई, फिर 2012 में आया ऐतिहासिक पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, और अब हाल ही में 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP एक्ट। ये नया कानून 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के डेटा को प्रोसेस करने के लिए माता-पिता की वेरीफाएबल यानी जिसे सत्यापित किया जा सके वैसी सहमति को जरूरी बनाता है। कानूनों के अलावा भारत के पास राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR जैसी संस्थाएं भी हैं जो एक ऑनलाइन शिकायत सिस्टम चलाती हैं। साथ ही भारत ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी UNCRC पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो बच्चों की सुरक्षा के प्रति उसकी वैश्विक प्रतिबद्धता को साफ दिखाता है। तो ये तो साफ है कि ये मुद्दा किसी एक देश का नहीं बल्कि एक ग्लोबल चैलेंज है।
और इसका समाधान भी वैश्विक और आपसी सहयोग से ही निकलेगा। अब हमें समस्या से आगे बढ़कर समाधान की ओर देखना होगा। और दुनिया भर में इस पर काम हो भी रहा है, चाहे वो ब्रिटेन का ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट हो या यूरोपीय संघ का जीडीपीआर। जीडीपीआर यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक यूरोपीय कानून है जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए बहुत सख्त नियम बनाता है। अमेरिका से लेकर डेनमार्क तक हर कोई बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। ये एक साझा जिम्मेदारी है। सरकारों को नीतियां बनानी होंगी, टेक कंपनियों को अपने एल्गोरिदम को जवाबदेह बनाना होगा, शिक्षकों और समुदायों को निपुण भारत जैसे अभियानों के जरिए डिजिटल लिटरेसी फैलानी होगी, और हाँ, माता-पिता को भी इस प्रक्रिया में एक्टिवली शामिल होना होगा। ये कोटेशन इस पूरी बहस का सार है। असली समाधान किसी एक चीज पर पूरी तरह से बैन लगाने में नहीं, बल्कि एक संतुलित, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने में है, जहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम आज एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं जहां ये तय हो रहा है कि आने वाली पीढ़ियों का बचपन कैसा होगा। ये डिजिटल तो जरूर होगा, लेकिन क्या ये सुरक्षित भी होगा, और इसकी शर्तें कौन तय करेगा? और अंत में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक बच्चे के डिजिटल जीवन का अंतिम संरक्षक कौन है? क्या वे माता-पिता हैं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर सरकार? शायद इसका जवाब इन तीनों की साझा जिम्मेदारी में ही छिपा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।